हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीव एनकैशमेंट। सबसे पहले समझते हैं लीव एनकैशमेंट है क्या। सपोज मिस्टर राम जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में, जहां पर उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर एक क्लॉज है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि मिस्टर राम is entitled to take 40 days leave in a year or convert the amount in कैश। मतलब साल के अंदर वो 40 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ऑफ, जो उन्हें संडे का जो भी उनका होता है ऑफिस ऑफ संडे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन टेक 40 डेज लीव इन अ ईयर। और अगर वो 40 दिन की लीव लेते हैं इसके अलावा पूरे साल में, तो उनकी कोई सैलरी नहीं कट होगी। उसके ज़्यादा लेते हैं तो उनकी सैलरी कट होगी। और अगर वो 40 दिन की छुट्टियां नहीं लेते हैं, सपोज आउट ऑफ दिस 40 डेज 18-19 में, या सॉरी प्रीवियस ईयर 17-18 में 40 डेज में से ही टुक 15 डेज ऑफ, तो जो रेस्ट 25 डेज हैं उसको वो कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर वो कैश में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं उसको, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर क्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब 18-19 के अंदर 40 डेज दोबारा से आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं 18-19 में, तो दोबारा से क्या होगा, 40 डेज उनके क्रेडिट हो जाएंगे प्लस 25 डेज अगर उन्होंने कैश नहीं करवाए तो वो एंटाइटल हो जाएंगे कितने टाइम के लिए, 40 और 25 65 डेज के लिए लीव के लिए वो एंटाइटल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या हुआ फिर, टू कन्वर्ट द लीव अवेलेबल इनटू कैश। ठीक है, एज पार्ट ऑफ सैलरी। अब अगर लीव एनकैशमेंट हुआ है, मतलब आपने सैलरी कैश करवाई है, लीव एनकैश करवाई है, तो उस केस के अंदर वो 100% टैक्सेबल होगी। ध्यान से देखिए, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द जॉब इज 100% टैक्सेबल। मतलब कोई भी उस पे एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। बट अगर आपने इसे रेजिग्नेशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पर लिया है तो कुछ एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल होंगी। वो क्या, ध्यान से देखिए। एग्जेम्पशन ऑफ या फॉर लीव encashment received by, ये नोट कर लीजिए प्लीज साथ साथ, assessee from his her employer on retirement, superannuation or otherwise। ठीक है, और otherwise is available। एग्जम्पशन कब अवेलेबल है, जब आपने लीव जो है वो एनकैश करवाई है
ऑन रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन या अदरवाइज। अब आप कहेंगे सर रिटायरमेंट तो समझ में आता है, हमने जो सुना हुआ है, सुपर एनुएशन क्या होता है? देखिए एज सच रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में रिटायरमेंट एज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज 60 ईयर्स, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए ये 50 ईयर्स भी है, 58 ईयर्स, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर 62 ईयर्स भी है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट रिटायरमेंट एज जो है वो फिक्स है बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। तो जब कोई डिफरेंट अथॉरिटीज रिटायरमेंट एज फिक्स कर देती हैं कि आपको इस एज में आके रिटायर होना ही पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सुपर एनुएशन। जबकि रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट कैन बी लाइक वॉलंटरी, कि ठीक है मैं 35 के बाद काम नहीं करूँगा या मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊँगा। तो बेसिकली इट कैन बी वॉलंटरी एक्ट ऑल्सो। तो बेसिकली जो सुपर एनुएशन है इट्स अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट, बट सुपर एनुएशन वर्ड हम तब यूज़ कर देते हैं व्हेन इट इज़ डिसाइडेड बाय सम अथॉरिटी जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जबकि रिटायरमेंट वर्ड प्रैक्टिकली तब यूज़ किया जाता है जब आप वॉलंटरी कोई एक्ट करते हैं कि चलो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी मुझे आगे काम नहीं करना। तो लीव एनकैशमेंट का एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगा? जब वो आपका रिटायरमेंट हुआ है, सुपर एनुएशन और क्या वर्ड लिखा हुआ है, अदरवाइज। अब इस अदरवाइज का क्या मतलब है? अदरवाइज यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं रेजिग्नेशन की तरह। देखो लॉ के अंदर मैंने आपको लॉ बेसिक्स की एक वीडियो बताई थी। अब देखो इसने लिखा यहाँ रिटायरमेंट, फिर लिखा सुपर एनुएशन और अदरवाइज। तो अदरवाइज से क्या कहने का मतलब है? अदरवाइज से कहने का मतलब है एनी वे और एनी वे थ्रू विच एम्प्लॉय टर्मिनेट्स द जॉब। इसी सेंस के अंदर, जिस सेंस के अंदर रिटायरमेंट सुपर एनुएशन है, उसी सेंस में सुपर अदरवाइज पढ़ा जाएगा। और उसका मतलब क्या होगा कि किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट करता है जॉब को, फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन। तो बेसिकली अगर हमने लीव एनकैशमेंट लिया है रिटायरमेंट के टाइम पे, सुपर एनुएशन के टाइम पे, या जब हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें तो हमें उसका एग्जम्पशन मिलेगा। बट अगर ड्यूरिंग द जॉब लिया है तो उसका कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, दैट विल बी 100% टैक्सेबल। अब मैं बात करता हूँ कि एग्जम्पशन किस तरीके से मिलेगा और कितना मिलेगा। आइए, तो वही मेरा चार्ट ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। तो सरकारी कर्मचारियों को आपको पता ही है फुल रिलैक्सेशन, यस, होली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। लेकिन कब? जी हाँ, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन और अदरवाइज। बट इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, इसके अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, अगर हम उसकी बात करें जिसके अंदर लोकल अथॉरिटी के भी आते हैं, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, या किसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इनका तो होली एग्जेम्प्ट हो गया। अब इस केस के अंदर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? ध्यान से एक एक चीज सुननी समझनी है आपको प्लीज। सबसे पहला स्पेसिफिक लिमिट, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि एग्जेम्पशन जो है कभी भी अमाउंट रिसीव से ज़्यादा नहीं हो सकती। या गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट लगा दी यहाँ पर 3 लाख रुपए की, या 10 मंथ्स एवरेज सैलरी।
10 मंथ्स एवरेज सैलरी मतलब आप समझो कि 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी करना है हमें, पिछले 10 महीनों की जो एवरेज सैलरी है वो, या एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय या एसएससी, ठीक है, लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसे आप ऐसे कर लो 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, लीव क्रेडिट का मतलब क्या है, वो सारी बातें मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सैलरी का मतलब क्या, ऑब्वियसली वो भी डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले सैलरी का मतलब बात करते हैं। देखिए जब बात करेंगे हम सैलरी की, तो सैलरी में क्या आएगा, वही जो आपने एचआरए के लिए पढ़ा था, वही आपने जो ग्रेचुटी, जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता, सेम डेफिनेशन, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट जो है उसका, प्लस परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। सैलरी की वही डेफिनेशन यहाँ पर ली गई है। अब इसके बाद एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, देखिए एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी लेनी है, एवरेज ऑफ सैलरी ड्रॉन इन लास्ट 10 months immediately preceding the date of retirement। अब इसका मतलब क्या है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जबकि ग्रेचुटी में था मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय ने सपोज जॉब लीव किया है, मिस्टर ए लेफ्ट द जॉब ऑन से 15 जनवरी 2018, ठीक है, तो 10 महीने इमीडिएटली लेने हैं। तो आपका 10 महीने कब से होंगे इसमें, इट विल बी फ्रॉम 16th of March 2017 से लेके 15th of या 14th ऑफ, क्योंकि 15 को तो लेफ्ट ही कर दिया, 14 तक, इनफैक्ट ये भी आपका 15 ही होगा, सॉरी, हाँ ये कहाँ तक होगा, 14th ऑफ जनवरी 2018 फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। तो आप देख सकते हैं मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर, जी हाँ ये आपका 10 मंथ्स आ रहा है। तो इस टाइम जो सैलरी हुई है ड्रॉन, उसका डिवाइडेड बाय 10, सैलरी ड्रॉन मतलब जो भी सैलरी मिली है, ठीक है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन एक हमारे पास है, ये लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट बहुत क्लियर है, एक्ट हमारा बहुत क्लियर है, आपको साल में जितनी मर्जी छुट्टियां मिलें आपके एम्प्लॉयर से, हमें इससे कोई मतलब नहीं, 365 दिन आपको काम पे ना जाना पड़े। लेकिन हमारा एक्ट क्या कहता है, एनुअल
लीव एंटाइटलमेंट जो है आपकी मैक्सिमम हम 30 डेज लेंगे। मतलब चाहे आपको 40 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं, लेकिन हम तो मैक्सिमम 30 डेज ही कंसिडर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या कहता है, इससे हमें मतलब नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर विल बी कंसिडर्ड, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड, जितने साल आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, ये तो हम आ गया लीव एट द क्रेडिट, टोटल लीव जितनी आपको अलाउ होंगी माइनस जितनी छुट्टियां आप ले चुके, लीव एक्चुअली अवेल्ड। ये तो इससे आपको क्या आ गया, इससे आ गया टोटल लीव जो अवेलेबल थी। हाँ या ना, एग्जाम में मत लिखाना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतनी जो टोटल लीव हमें अवेलेबल थी उसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी लीव हमने ले ली। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जो लीव बच गई, और जो बच गई यार निकम्मो उसी का ही तो कैश मिलेगा, जो लीव ले ली उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको निकालना है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप ये यहाँ तक सारा नोट कर लीजिए, उसके बाद एक दो पॉइंट्स है वो और बता दूँ आपको। कर लिया नोट? चलो अब ध्यान से देखिए, रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके अंदर भी कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। स्पेशल पॉइंट 1 मार्क में कई बार पूछ लेता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो नहीं। आजा भाई, तो क्या है वो स्पेशल पॉइंट? मेजॉरिटी आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, लीव सैलरी अगर मिलती है पेड टू विडो या लीगल हेयर्स ऑफ असेसी, मतलब असेसी की डेथ हो गई उसके बाद, समझ में आई बात? हु डाइज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी कंडीशन है इसमें, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट डेथ हो गई और फिर वो लीव सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो वो नॉट टैक्सेबल है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। लॉ कहता है इतना भी बेदर्द नहीं हूं मैं, नहीं लूंगा तुमसे उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, चाहे वो कोई, अच्छा इसमें यह बात याद रखिएगा, कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट है, दोनों इसके अंदर कवर होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस नॉन या अदर एम्प्लॉय, दोनों इसके अंदर हमारे कवर अप होते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए मत समझ लेना। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, इफ ड्यूरिंग previous year leave encashment received and already some claim has been, some exemption लिख लो, some exemption has been taken in earlier previous year। किसी फॉर्मर एम्प्लॉय पे आप काम करते थे, वहां पे आपको लीव एनकैशमेंट मिला, आप ऑलरेडी 3 लाख में से कुछ अमाउंट क्लेम कर चुके हो। ठीक है, तो इफ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड and already some exemption has been taken in earlier previous year, then in previous year maximum exemption जो होगी, मैक्सिमम एग्जम्पशन जो होगी वो कितनी होगी बताओ? 3 लाख माइनस
एग्जेम्पशन ऑलरेडी टेकन। ये मैंने आपको ग्रेचुइटी में बताया था, सेम पॉइंट वही है, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा का पूरा लीव एनकैशमेंट किस तरीके से उसकी टैक्सेबिलिटी राइज होगी, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ लूँगा और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम से इस चीज़ को और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, हाँ, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्पॉन्सर, यस, तीनों चीज़ें, SSS। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको पूरा लीव एनकैशमेंट क्लियर हो जाएगा। मिस्टर राम वॉज एम्प्लॉयड इन XYZ इन कंपनी। 40 साल 7 महीने की सर्विसेज देने के बाद वो रिटायर हुए 31 अक्टूबर 2017 को, और इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको टैक्सेबल लीव सैलरी बतानी है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 10,000 रुपये पर मंथ। एवरेज सैलरी पिछले 10 महीनों की 9,500 पर मंथ, एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर। लीव एंटाइटलमेंट थी 1.5 महीने की फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख। ओके, चलिए अभी सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर कि कितनी लीव ऑलरेडी मिस्टर राम ने ली है। अगर आप देखें फॉर्मूला क्या था, एनुअल लीव एंटाइटलमेंट मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड, ठीक है, माइनस लीव एक्चुअली अवेल्ड। एक्चुअली अवेल्ड लीव कितनी है वो हमें नहीं बताया इसके अंदर। चलिए कुछ नहीं होता, सारी बातें आराम से रिलैक्स होके करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले एग्जेम्पशन मिलेगी कितना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 5 लाख, या स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है, 3 लाख, या 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी 90, 500 है तो 95,000। या नेक्स्ट क्या था, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, और लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय हमें निकालना है। अब यहाँ पर आके एवरेज सैलरी तो हमें पता है 9,500 है, आगे क्या करना है हमें नहीं पता, कितना लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय है। अब ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। कितने सालों की सर्विस दी है, 40 इयर्स की। इनकम टैक्स के हिसाब से 1 मंथ मैक्सिमम 30 डेज लिया जाता है, ये सुनो, चाहे आपको 1.5 महीने मिला है, माइनस जितनी लीव आपने ले ली। अब कितनी लीव ले ली ये नहीं पता, इसके लिए मुझे पूरी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड कितना है, 5 लाख रुपए, यस और नो। सैलरी अगर आप देखें रिटायरमेंट पे थी कितनी, 10,000 रुपये पर मंथ। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी 10,000 पर मंथ। तो अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट 50 मंथ्स के इक्विवेलेंट जो है
लीव एनकैशमेंट मिला है कितने मंथ के इक्वल, 50 मंथ्स के इक्वल। और अगर हम देखें, आपने मिस्टर राम ने 40 इयर्स की सर्विस दी थी, अभी कंपनी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने 40 साल की सर्विस दी, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वो 1.5 महीने के लिए एंटाइटल थे, तो उस हिसाब से तो 60 मंथ्स उनका टोटल बनता है, यस और नो। जबकि उन्हें मिला 50 मंथ्स का लीव एनकैशमेंट, 5 लाख रुपए मिले 10,000 के हिसाब से, जबकि उनका कंपनी पॉलिसी के हिसाब से बनता कितना है, 60 महीने का। तो इसका मतलब कहना ही से कि जो ये 10 मंथ्स है, 10 मंथ्स इतने की लीव, इतना टाइम उन्होंने लीव टेकन या लीव ग्रांटेड, कुछ भी कह लो आप, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से तो 60 महीने होना चाहिए था, 50 का कैश मिल रहा है, तो मतलब 10 महीनों की छुट्टियां उन्होंने ली। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, इनकम टैक्स 1 मंथ से ऊपर अलाउ नहीं करता, 40 साल है, 40 ईयर्स, और कितनी छुट्टियां उन्होंने ले ली हैं, 10 मंथ्स। तो 40 माइनस 10, 30 मंथ्स का ये जो क्रेडिट है वो अवेलेबल होगा। ये प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देख लो, इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर कितना, इंटू 30, तो 9500 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस इज 2,85,000। तो किस तरीके से निकलेगा ये लीव एनकैशमेंट, कितना था, 5 लाख माइनस एग्जम्पशन जो है हमारी कितनी आई, 95,000 की। तो ये कितना अमाउंट आ गया, 4,05,000 टैक्सेबल अमाउंट। सर आपने सब बता दी, ये नहीं बताया एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में मिलती है। मैंने आपको बताया था याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने करना है तो 10AA के अंदर ये एग्जेम्पशन होती है, ठीक है। बाकी आपको याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपने मेरे साथ लीव एनकैशमेंट के ऊपर पूरा का पूरा एक कंप्लीट न्यूमेरिकल किया। चलिए ये कर लेते हैं, इसके बाद आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये, बहुत बार वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना मूव ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं परक्विसिट्स के साथ। परक्विसिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स इन काइंड। व्हाट इज दिस बेनिफिट्स इन काइंड? कई बार एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, या जितने भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे हैं उसके या उसके फैमिली के वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी दे दी। तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड एज परक्विसिट्स, दैट इज बेनिफिट्स इन काइंड। So perquisites क्या, it means benefits or facility provided by employer. Example car facility, medical facility, etc. अब आप कहेंगे सर हमने अलाउंसेस पढ़े, तो अलाउंसेस में भी तो कुछ ऐसा ही था। नहीं जी, अलाउंसेस में डिफरेंस था। अलाउंसेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को एक अमाउंट पे करता है। एम्प्लॉयर जो है वो एक अमाउंट पे करता है एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे, और एम्प्लॉय जो है वो अपने लेवल पर चीज़ें अरेंज करता है। अरेंजमेंट वो अपने पार्ट पे खुद करता है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सपोज हाउस रेंट अलाउंस दिया, तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। अब एम्प्लॉय जो है उस पैसे से जो भी घर ले उसका जितना भी खर्चा है वो एम्प्लॉय की हेडेक है, एम्प्लॉयर की कोई उसमें हेडेक नहीं है। तो इट्स अ मंथली फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट, चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ, मतलब
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए, अब एचआरए दिया, हो सकता है एम्प्लॉयर अपने घर में रह रहा हूँ, हो सकता है एम्प्लॉयर उस पैसे को खर्च ही ना कर रहा हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये दिए, एम्प्लॉय का खर्चा आ रहा है सिर्फ 3,000 रुपये, तो उससे कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को फिक्स अमाउंट देता है। लेकिन परक्विसिट्स में सारा का सारा खर्चा कौन बियर करता है? एम्प्लॉयर को बियर करना पड़ता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, एग्जाम्पल एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। तो एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 नंबर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परक्विसिट एंड अलाउंसेस। समझ में आई बात? क्लियर है? श्योर। नाउ सबसे बड़ा इशू क्या आता है अलाउंसेस के केस में? तो बड़ा क्लियर होता है, वट एवर द अमाउंट एम्प्लॉयर इज पेइंग टू एम्प्लॉय, बट इन केस ऑफ परक्विसिट्स द प्रॉब्लम इज एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैसिलिटी। और जहां बात आपकी आ जाती है फैसिलिटी की, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट कि कितने अमाउंट की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की। एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए या फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके वैल्यूएशन के लिए कि कितनी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कुछ सर्टेन रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं जो हम एक एक करके सारे के सारे अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। फटाफट उससे पहले अब यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। हेलो फ्रेंड, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एलटीसी की, लीव ट्रेवल कंसेशन। अगर एसएससी को एम्प्लॉयर से लीव ट्रेवल कंसेशन मिला है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है, उसके अंदर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 10(5) इसके बारे में बताता है क्या एग्जेम्पशन टू एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी कब अवेलेबल है? जब ये 3 कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहले या तो वो उसके लिए होनी चाहिए फॉर हिमसेल्फ या उसकी फैमिली के लिए। अब फैमिली की डेफिनेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अभी। फॉर हिमसेल्फ या फैमिली, फॉर एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब अगर आपको एलटीसी मिला है फॉर आउटसाइड इंडिया तो उसकी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। क्या मतलब है इसका? एलटीसी फॉर आउटसाइड इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एलटीसी कभी भी मिला हो, चाहे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुद के लिए मिल सकता है या तो फैमिली के लिए, बट एक बात ध्यान रखना, फॉर एनी प्लेस इन इंडिया होना चाहिए, येस और नो, और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फैमिली की डेफिनेशन में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। फैमिली के अंदर आएंगे स्पाउस एंड चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन के अंदर दोनों चिल्ड्रन आएंगे, स्टेप चिल्ड्रन, एडॉप्टेड, बायोलॉजिकल, सब चिल्ड्रन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, या पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स, लेकिन ये तब आएंगे जब दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। स्पाउस एंड चिल्ड्रन के केस में डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, बट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर तभी यहाँ फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा चिल्ड्रन के केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर 1/10/1998, अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्म है तो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ओनली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, और एंड इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन आफ्टर 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड के बाद अगर मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं तो वो मल्टीपल चिल्ड्रन को एक ही चाइल्ड माना जाएगा। थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है प्लीज। फैमिली की डेफिनेशन में क्या आएगा बताओ? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेरी गुड। चिल्ड्रन में अगर 1/10/1998 के बाद बॉर्न है तो एग्जेम्पशन सिर्फ कितने बच्चों के लिए? 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, और एक बर्थ के बाद अगर मल्टीपल चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो उनको क्या मानना है हमें? 1। और पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर को तभी कंसिडर किया जाएगा इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। पहले आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब देखते हैं एग्जेम्पशन कितनी अवेलेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अब ये मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगा, जैसे मैं आपको सारे एग्जेम्पशन सिखाता हूं। इसके लिए हमारे पास है रूल 2B। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए हमारे पास क्या है? रूल 2B। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो जर्नी है वो कैसे हुई है। जर्नी बाय
एयर है या किसी अदर मोड के थ्रू वो की गई है। अदर मोड कैन बी रेलवे और बाय बस, एनी। जर्नी बाय एयर है अगर, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव्ड, या चलो आप अमाउंट रिसीव तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे हटा ही दो, कन्फ्यूजन होगा। नहीं तो हमें पता ही है एग्जेम्पशन कभी भी अमाउंट रिसीव से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो मैं एंड में डाल दूंगा। तो कितना मिलेगा? इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट। जितना इकोनॉमी क्लास का फेयर है इन नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब ये थोड़ी ना कि आप 2 स्टॉप फ्लाइट ले गए और आपने ज़्यादा पेमेंट करी तो उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शॉर्टेस्ट रूट से एक इकोनॉमी क्लास फेयर का बनता है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। खैर इतना आपको फंसाएगा नहीं वो कभी क्वेश्चन में, ठीक है। इकोनॉमी, बस इतना याद रखना, इकोनॉमी क्लास फेयर का शॉर्टेस्ट रूट से एग्जेम्पशन मिलेगा। और अच्छा करना है तो ऐसे करो, ये भी हटाओ, इकोनॉमी क्लास फेयर फ्रॉम शॉर्टेस्ट रूट कर दो। खामा का रिवीजन के टाइम में आपको दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक है। अब अगर अदर मोड है तो क्या? उस केस के अंदर आपको देखना है कि वो प्लेस जो है वो रेलवे से कनेक्टेड है या नहीं। प्लेस इज कनेक्टेड बाय रेल, जो प्लेस है वो रेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपने ट्रैवलिंग किससे किया, चाहे आपने बस से की है, जीप से की है। हमें देखना है कि प्लेस जो है वो रेल से कनेक्टेड है जहां गए हो, या रेल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। अब इसमें भी आपको 2 चीजें देखनी है। रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब रूट परमिट वहां के मिलते हैं या नहीं मिलते। नो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट। अब अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर कितना मिलेगा? फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास भी आप हटाओ, सबसे बेटर है। डीलक्स क्लास फेयर, डीलक्स क्लास बस फेयर इनफैक्ट, ऑन शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का जो डीलक्स क्लास का बस फेयर है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो अब ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फर्स्ट क्लास एसी रेल,
ठीक है, फेयर, यहाँ फेयर की स्पेलिंग की गलती लिख दी, बताओ। फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब ये क्या, आप तो कहोगे कि रेल से कनेक्टेड नहीं है, तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट क्यों? अगर हम रेल से ही उतनी जर्नी तय करते, उतना रूट तय करते, तो हमें दूसरे हिस्सों में हिंदुस्तान के कितना किराया देना पड़ता। जैसे सपोज आप ऐसी जगह गए जहाँ कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और ऑब्वियसली वो रेलवे से भी कनेक्टेड नहीं है, और वो 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर अगर आपको रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करना है तो आपको उसके लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप कंप्यूट करेंगे और उतनी एग्जम्पशन यहाँ पर ले लेंगे। इसके लिए बेशक आप यहाँ पर लिख लो, एज इफ जर्नी had been performed by rail। ये एज्यूम करेंगे कि जो जर्नी है वो किससे परफॉर्म हुई है, रेलवे से परफॉर्म हुई है, ठीक है। और सारे केस के अंदर एक बात तो याद रखनी है आपको, क्या? अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन cannot exceed the amount received। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो है वो अमाउंट रिसीव्ड को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए एक बार आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके एक दो पॉइंट्स और हैं उसको डिस्कस करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया, आगे देखते हैं। जो बातें हमें ध्यान रखनी है कुछ इसके स्पेशल पॉइंट, इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये नहीं है कि आपको हर प्रीवियस ईयर में क्या बोलते हैं एलटीसी का जितना मर्जी एग्जामिशन मिलना जाएगा। असेसी कैन क्लेम एग्जामिशन for any two journeys in a block of 4 calendar years। अब ये क्या है सर? कैलेंडर ईयर्स के 4 सालों का एक ब्लॉक है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा अभी जो 9th ब्लॉक चल रहा है वो है 2018 से 2021 तक। तो इन 4 सालों में आप मैक्सिमम 2 एलटीसी का जो है वो एग्जम्पशन ले सकते हो। इससे पहले हमारा 8th ब्लॉक था एंड दैट वाज ऑफ 2014 से 2070। क्या है ये, मैं इस पे क्वेश्चन आपको एग्जांपल दूं उससे पहले सेकंड पॉइंट आप और समझ लो बस एक बार। कैरी ओवर, कैरी ओवर क्या है कि अगर आप किसी कैलेंडर ईयर के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं ले पाए तो आप एक एलटीसी का एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो अगले कैलेंडर ईयर के फर्स्ट ईयर में ही यूज हो जाना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 2014 से 17 में, ठीक है, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, ठीक है, ऑफ एलटीसी। 2018 2021 आपको हर साल एलटीसी मिला, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी, ठीक है, चारों साल। तो उस केस के अंदर आप चारों का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, 2018 का तो आपने जो, क्योंकि 2014 में
आपने क्लेम नहीं किया एलटीसी, तो आप 18 में एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो 18 में एक मिल जाएगा। अब इस कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम कितने अलाउड है, सॉरी हाँ, कैलेंडर ईयर में कितने अलाउड है, मैक्सिमम 2। तो यहां पर आप 19 का क्लेम कर लो, 20 का क्लेम कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब जो 21 का आपका है वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। इसमें आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एग्जेम्पशन कौन सी लेनी है और कौन सा टैक्सेबल वो आपके ऊपर है, वो आप अपना टैक्स बेनिफिट कैलकुलेशन करें। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ब्लॉक में आपने एलटीसी का क्लेम नहीं लिया तो आप एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते, एंड वो भी फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। कैरी ओवर एग्जम्पशन एक बार मैं लिख के दिखा दूं आपको सारा। इन केस नो कंसेशन और only one concession is availed in the previous year, sorry, in the previous block, previous year कह रहा हूं, in the previous block, then assessee can claim one additional exemption in the first year of नेक्स्ट ब्लॉक। सिर्फ फर्स्ट ईयर में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने 14-17 में एलटीसी का क्लेम नहीं लिया या ओनली 1 क्लेम लिया है तो आप एक क्लेम जो है, अगर कोई क्लेम नहीं लिया तो भी या सिर्फ एक क्लेम लिया है तो भी सिर्फ आप एक ही क्लेम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर ले सकते हैं, उसके बाद वो भी लैप्स हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? पक्का? इसको एग्जाम्पल से भी समझ लिख दूं। इफ ड्यूरिंग 14-17 ब्लॉक नो exemption / only one exemption of LTC is claimed, then one LTC can be carry forward and it can be claimed in 2018 only, not thereafter it will get lapsed। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। ब्लॉक आपको याद रहने चाहिए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में नहीं बताएगा, ठीक है। 4 कैलेंडर ईयर में सिर्फ 2 मिलेगा और एक भी क्लेम नहीं किया या एक पेंडिंग है तो अगले एक नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में हम उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राम अवेल्स द बेनिफिट ऑफ एलटीसी एंड वेंट बाय एयर इकोनॉमी क्लास। किससे गए हैं वो? एयर इकोनॉमी क्लास से। ऑन अ हॉलीडे इन इंडिया। 1055 जो है इन इंडिया की बात करता है। 25/1/2018 9th ब्लॉक में आते हैं। अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ सन एज्ड 6 years, सन की एज है 6 साल, एंड ट्विन डॉटर्स ऑफ 2 years एज। मतलब पहले सन हुआ फिर 2 daughters हुई। अगर बाद में 2 daughters हुई हैं, मल्टीपल बर्थ होते हैं आफ्टर 1 birth, तो उसको एक ही माना जाता है। ये आपको मैंने बताया था।
कहाँ गया भाई, नहीं ये नहीं, कहाँ था, यस, इन केस ऑफ बॉर्न आफ्टर दिस, और ऑब्वियसली अगर बच्चे 6 साल और 2 साल के हैं तो बॉर्न 110/90/98 के बाद ही हुआ है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है आगे, टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर 1,55,000 फॉर एडल्ट्स, 2 एडल्ट्स एंड 45,000 फॉर 3 स्टेट विद द रीजन अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट इन द, रीजन के साथ आपको बताना है। थ्योरी क्वेश्चन भी बना दिया। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो आपको एक तो सेक्शन 10(5) का जो कंटेंट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किसके लिए मिलता है, हिमसेल्फ एंड फैमिली के लिए, ये जो आपको बताया था यहाँ पर, हिमसेल्फ एंड फैमिली फॉर एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हिमसेल्फ एंड फैमिली भी है, फैमिली के अंदर यहाँ पर स्पाउस है एंड चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के केस में आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल बर्थ का केस है आफ्टर 1 चाइल्ड, प्लेस इन इंडिया है और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल रहा है। तो सेक्शन 10(5) यहाँ पर है हिमसेल्फ एंड फैमिली, जिसके अंदर कौन कौन है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यस और नो, श्योर। और फिर आपको पूरा नोट चिल्ड्रन वाला यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, वो लिख लीजिएगा। तो एग्जेम्पशन मिलेगा रूल 2B के हिसाब से, बाय एयर है, तो बाय एयर के केस में कितना मिलता है, जितना इकोनॉमी क्लास का फेयर है विद शॉर्टेस्ट रूट, यस और नो। तो इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है, इकोनॉमी क्लास से ही वो गए हैं, तो पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपीज़ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस क्लास से गए होते तो बात अलग थी कि फिर इकोनॉमी क्लास का वो हमें फेयर बताता, फिर हम एग्जेम्पशन लेते, क्योंकि उन्होंने ट्रेवल इकोनॉमी क्लास से किया है और इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है तो पूरा 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज केस 1। केस 2, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ट्विंस वर 6 year olds एंड द सन वॉज 2 years। मतलब ट्विंस वर 6 years, मतलब पहले जो हुए बच्चे वो ट्विंस हैं, 2 बच्चे हो चुके, उसके बाद सिंगल बर्थ हुआ। मल्टीपल बर्थ के बाद सिंगल बर्थ जो है वो अलाउड नहीं होगा। आप देखो उसमें क्या लिखा था कि सिंगल बर्थ के बाद मल्टीपल बर्थ होता है इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन आफ्टर 1 चाइल्ड, देन मल्टीपल चिल्ड्रन शेल बी रिगार्डेड एज 1 चाइल्ड। बट ये वाइसा वर्सा केस है, यहाँ आफ्टर मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल चिल्ड्रन हुए उसके बाद 1 चाइल्ड हुआ, तो यहाँ पर उसको 1 नहीं माना जा सकता। तो इस केस के अंदर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिए। 55,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो 45,000 है वो 3 के रिस्पेक्ट में है, जिसमें से सिर्फ आप 2 के रिस्पेक्ट में क्लेम कर पाएंगे। तो 55,000 प्लस 30,000, इस केस के अंदर जो एग्जेम्पशन होगा दैट विल बी 85,000। समझ में आया केस, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, यहाँ आफ्टर 1 चाइल्ड मल्टीपल चिल्ड्रन है जिनको 1 माना जाएगा, यस और नो। जबकि यहाँ पर मल्टीपल चिल्ड्रन के बाद 1 चाइल्ड है, जिसको हम इसको कंबाइनली एक नहीं मान सकते, सिर्फ इनका एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होपफुली आपको एलटीसी पूरा समझ में आया। इतना जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा एग्जाम की डेप्थ नहीं होती किसी भी, बस ये थोड़ा ब्लॉक आप याद रखिएगा और ये प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्ट ऑफ द बातें हम डिस्कस करते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे और नाइट, व्हाटएवर टाइम यू आर वाचिंग दिस। चलिए बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है केस नंबर 1, क्या ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी, क्या उसका ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है। द आंसर इज यस। देन आप ये देखेंगे कि ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हुआ है
एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हुआ है या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई केस है तो किसी भी तरह की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी, फुली एग्जेम्प्ट। मतलब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है उस केस के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी में जो आप परक्विसिट वैल्यू लेंगे दैट विल बी नील। ठीक है, नील मानी जाएगी, कोई उसमें किसी भी तरह का वैल्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और केस है, सपोज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवाया, तो उस केस के अंदर फुली टैक्सेबल। और फुली टैक्सेबल कितना अमाउंट, दैट इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने इनकर किया वो सारा का सारा अमाउंट जो है एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट उसे माना जाएगा। समझ में आई बात? श्योर, will be included in employee's salary. This is case number 1। अगर ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ है, इंडिया के अंदर। समझ में आया? श्योर। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं बेटा। केस नंबर 2 है ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले 3 चीज़ें, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। आउटसाइड इंडिया गए, वहाँ आपने जो ट्रीटमेंट हुआ एम्प्लॉय का, वहाँ पे जो रहने का खर्चा था और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, 3 पार्ट उसके। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे, ये एग्जेम्प्ट है अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया, कई बार वो जानबूझ के यहाँ सीबीडीटी लिख देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमें उस लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इसे मार्क कर लीजिएगा जो मैंने येलो मार्क किया है। तो जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा है और स्टे का खर्चा है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, लेकिन किस हद तक, जितनी आरबीआई ने लिमिट दे रखी है। ठीक है, और उसमें भी एक सबसे बड़ी कंडीशन है, ये एग्जेम्पशन जो है वो तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, अगर उसकी 2 लाख या उससे कम होगी बिफोर इंक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपेंडिचर। मतलब इस वाले पार्ट को मिलाए बिना अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तब भी ओनली देन जो भी खर्चा हुआ है वो एग्जेम्प्ट होगा। अब एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख रुपए या उससे कम सालाना हो 1 साल की? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर ये एग्जेम्पशन आपको बना के दिए ना, इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ इट्स जस्ट अ दिखावटी एग्जेम्पशन। वाई सो इट्स अ दिखावटी एग्जेम्पशन? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट करवाने एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को भेज रहे हैं अब्रॉड और हम उसकी एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार हैं जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया, लेकिन किस कंडीशन पे, जब उस एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम होगी। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली तो नहीं है, थियोरेटिकली आप जितने मर्जी केस बनाइए। समझे? समझ में आई आपको मेरी बात? श्योर। चलिए, इसके बाद बेनिफिट ऑफ ट्रैवल फुली एग्जेम्प्ट है। ये भी कब? जब ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए तक होगी, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात, बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख या उससे कम होगी, विच इज़ अ दिखावटी वन। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ थियोरी क्वेश्चन करते हुए आप सैलरी कुछ भी लिख दीजिए, बात अलग है। समझ में आई बात? उस समय आपको अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनाने। क्लियर? श्योर। ट्रीटमेंट भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ स्टे भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। समझ में? अब कुछ बातें स्पेशली ध्यान रखनी है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया गया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के हाथ में उसकी परक्विसिट वैल्यू नील है क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट मीन्स नील। एग्जेम्प्ट जब भी मैं बोलूँगा इसका मतलब उसकी परक्विसिट वैल्यू जो है वो नील होगी। समझ में आई बात? श्योर। एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन
एंड डिपेंडेंट रिलेटिव जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आते हैं। मतलब सिर्फ एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव जिसमें मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रेवल इज अलाउड ओनली फॉर वन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट ओनली। ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर पेशेंट के साथ 2 व्यक्ति गए हैं उसको अटेंड करने के लिए तो जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ वन अटेंडेंट की मिलेगी, समझ में आई बात, और 1 पेशेंट की मिलेगी। तो ये था मेडिकल फैसिलिटी। एक बार आप सारा का सारा फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। 2 केसेस हैं, ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रीटमेंट इन इंडिया में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फुली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया 3 बातें हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे, ट्रैवल। तीनों के अंदर पहले देखो जीटीआई जो है वो 2 लाख या उससे कम है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल पूरा मिल जाएगा। ट्रीटमेंट और स्टे है उसका कितना मिलेगा, टू द एक्सटेंट लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। लेकिन तीनों केसेस में तब जब एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख या उससे कम होगी ग्रॉस टोटल इनकम। और स्पेशल पॉइंट में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय का तो फुली एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर भी आते हैं। और एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रेवल सिर्फ अलाउड है 1 पेशेंट और 1 अटेंडेंट की। क्लियर? श्योर? फटाफट सारा नोट डाउन करिए फास्ट। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1890। ध्यान से देखिएगा। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, एम्प्लॉय की खुद की मेडिकल प्रीमियम पे किया, हमें पता है ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं देना। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर 5000। देखिए फैमिली डॉक्टर जो है वो अदर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं अदरवाइज, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप फुली टैक्सेबल लेंगे इसको। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और स्पाउस है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर जो है वो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय में नहीं आते, नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय की डेफिनेशन में वो कवर अप नहीं है, ठीक है। तो ये फुली टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 ईयर्स एंड डिपेंडेंट है तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में तो आता है, बाय फैमिली डॉक्टर है लेकिन, तो फिर टैक्सेबल होगा, अदर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज सिस्टर जो कि डिपेंडेंट है तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है, नर्सिंग होम में, ये भी टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर बट इंडिपेंडेंट है तो नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि वहाँ पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। यस और नो? पक्का? ठीक है, तो ये हमारा फुली टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर जो कि 75 ईयर के डिपेंडेंट में अब्रॉड, केस नंबर 2 लग गया यहाँ पर, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर कवर अप होता है ये, क्योंकि जी के फादर हैं 75 ईयर से। एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट एंड लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई 75,000। अब ध्यान से देखिए, ट्रीटमेंट हुआ 50,000 का, एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड कितना है 30, तो इन दोनों का सम जो है मिला करके कितना होता है 80,000, जिसमें से आरबीआई की लिमिट है 75,000। तो अगर हम उसको माइनस कर दें तो, क्योंकि आरबीआई की जो लिमिट होती है उतना क्या होता है एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड ग्रॉस टोटल इनकम जो है जीटीआई जो है वो 2 लाख या उससे कम हो, तो हम एज्यूम करते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है तो 5,000 टैक्सेबल होगा। तो देखिए जरा 50, 30, 80, 75, 5 ये फुली एग्जेम्प्ट, और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो हमने ली हैं। मेडिकल प्रीमियम फुली एग्जेम्प्ट था, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली डॉक्टर 5,000 था तो यहाँ पे 5,000 लिया गया है। इसके बाद अगर आप देखें ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25,000, ठीक है, तो उसे फुली एग्जेम्प्ट दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप बात करें जी ग्रैंडफादर नॉट कवर, फुली टैक्सेबल है 12,000, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो था ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल 836, तो 836, ठीक है, और ये हमने ले लिया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका होता क्या अगर आपको फुल मार्क्स लेने। सबसे पहले अगर इस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो राइट डाउन द कंप्लीट प्रोविजन।
इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आपको कंप्लीट प्रोविजन लिखना ही पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, टेबल फॉर्म में नहीं, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। या ऑल्टरनेटिवली आप एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखिए कि जैसे मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी इज़ फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसको आपको नीचे स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट फिर आपको या तो वैसे लिख के आना पड़ेगा कि इसका वर्किंग नोट 1 में एक्सप्लेनेशन है, इसका वर्किंग नोट 2 में, मतलब हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है नीचे वर्किंग नोट के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं। आप सोचें कि सीधा सीधा आंसर लिखा है, नहीं, ये जो मैं साइड में छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन लिख रहा था, ये सारी चीज़ें आपको नीचे लिख के आनी पड़ेंगी। या ऑल्टरनेटिवली आप वर्किंग नोट में पहले पूरा प्रोविजन लिख दीजिए, या आंसर लिखने से पहले पूरा प्रोविजन लिख दीजिए और उसके बाद आप पूरा आंसर करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप जो है फुल प्रोविजन ही लिख दें इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें प्रोविजन छोटे होते हैं। हाँ, अगर प्रोविजन बड़ा है और क्वेश्चन छोटा है तो फिर आप स्पेसिफिक प्रोविजन लिखिए, ठीक है। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब बात करते हैं बेटा लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये क्या होता है? कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया है और उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इंटरेस्ट चार्ज करता है एज पर द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके अंदर तो किसी भी तरह का कोई परक्विजिट है ही नहीं, नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। कोई बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को? नहीं हो रहा। और क्योंकि किसी तरह का कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पास नहीं हो रहा, अगर लोन प्रोवाइड किया गया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो किसी भी तरह की कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। लेकिन हाँ, यही लोन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है और वो इंटरेस्ट फ्री है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को जो है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है, कोई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। या इंटरेस्ट देना है तो वो बहुत कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइक सपोज मार्केट रेट जो है वो चल रहे हैं सपोज 10% का, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो कंसेशनल लिया है, दैट इज लेस देन 10% लिया है, ठीक है। 10% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंसेशनल। तो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि बेनिफिट पास ऑन हो रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, तो इसीलिए वो टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? तो टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा जो भी लोन अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से। अब ये क्या है सर? देखिए, बड़ा मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज ए जो है वो एम्प्लॉयर है, उसने लोन दिया अपने एम्प्लॉय को पी को, ठीक है, लोन दिया से 5 लाख रुपए का, और ए ने जब बी को दिया 5 लाख का लोन, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने चार्ज किया 3%, सिर्फ 3% पे लोन दे दिया, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चल रहा था उस समय 12%। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली 9% पर एनम का बेनिफिट जो है ए ने बी को प्रोवाइड किया। अब ये डिटेल से तो आप सारी चीजें पता लगा गए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए तरीका निकाला गया कि जो भी एसबीआई इंटरेस्ट रेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, उस पर्पस के लिए अगर एसबीआई से लोन लिया जाता तो एसबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। समझे आप मेरी बात? सपोज छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। सपोज लोन अमाउंट है 5 लाख और
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या SBI का जो इंटरेस्ट रेट हमें लेना है वो है 10% और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है 0। तो अगर 5 लाख का लोन है और SBI इंटरेस्ट रेट 10% है, एक्चुअली हम कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे, -0 कर रहे, तो 5 लाख इंटू 10% -0, तो 5 लाख का सारा 10% जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 50,000 रुपये विल बी द परक्विजिट वैल्यू। समझ में आई बात? श्योर। तो बहुत ही सिंपल है, आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो एज पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, RBI के इक्विवेलेंट है जो कि, तो किसी तरह का बेनिफिट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, टैक्सेबल होगा कितना अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट है उसको SBI इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे। SBI इंटरेस्ट रेट कब का लेना है सर? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, सपोज 1920 है तो 1 अप्रैल 2019 को जो इंटरेस्ट रेट था, साल भर फ्लक्चुएट होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। स्पेशल पॉइंट पढ़ाने से पहले क्वेश्चन देखिए। श्याम हैज मंथली सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। कंपनी प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग, कंपनी ने उसे कुछ प्रोवाइड किया है क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन 1/10/2018 को फॉर रेजिडेंशियल फ्लैट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए, जो कि वो 8 सालों में रीपे करेगा, रीपेबल इन 8 ईयर्स। SBI रेट है 12.25%। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, देखिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा 5 लाख रुपए के लिए। एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया फॉर सन, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5%। लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 1/10 को प्रोवाइड किया 8% इंटरेस्ट पे, SBI का रेट था 15.25। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए कंपनी ने चार्ज किया है, लेकिन ये जो चीज़ें तो हैं ये इंटरेस्ट फ्री हैं जो क्वेश्चन में बताया। अब देखिए जो इंटरेस्ट फ्री है कब लिया? 1/10/2018 को, 1/10/2018 को। वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपको बतानी है सपोज 31 मार्च 2019 को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कितना लिया है रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए? 5 लाख रुपए। तो कितना बनता है आप बताओ? 5 लाख, क्या SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.25%, कुछ चार्ज तो किया नहीं है हमने, इंटरेस्ट फ्री है, तो एक्चुअली 0। और कितने महीने के लिए हो जाएगा? 6 महीने के लिए, यस और नो? तो अब देखिए 5 लाख का 12.25%, 6/12, तो आपका आता है 30,625। सेम वे दूसरा एजुकेशन लोन लिया है 11.5% पे, ये इंटरेस्ट फ्री है 15,000 का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एजुकेशन लोन फॉर सन, ये भी 1/10 को लिया है, 1/10/2018 को, 15,000 का 11.5% फॉर 6 मंथ्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 862.50। फिर लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 1/10 को लिया है 30,000 का, लेकिन इसके लिए हम 8% दे रहे हैं, जबकि SBI का रेट कितना था? 15.25। तो हेयर वी विल टेक 15.25% माइनस 8%, 7.25, तो 30,000 इंटू 15.25 माइनस 8%, और ये भी 6 मंथ्स के लिए, दिस कम्स आउट टू बी 1087.25। सो वट एवर द सम इट इज, दैट इज 32,575.00। दिस विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि सैलरी स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाएगी। समझ में आई बात? श्योर। नाउ ये तो आपको बेसिक था, एकदम समझ में आ गया। फटाफट पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अगर लोन अमाउंट जो है वो सिर्फ 20,000 रुपये तक का है इन एग्रीगेट, मतलब अगर मल्टीपल लोन्स लिए हैं एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, और उन मल्टीपल लोन्स का जो सम है वो 20,000 रुपये तक है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। मिस्टर बी ने 3 तरह के लोन लिए हुए, एक 18,000 का, एक 12,000 का और एक 10,000 का अपनी कंपनी से। तीनों का अगर आप सम करें तो कितना हो जाता है? 40,000, विच इज मोर देन 20,000, यस और नो? तो इस केस के अंदर बेसिकली चाहे इंडिविजुअल लोन अमाउंट 20,000 से कम है, आप देखिए 18 है, 12 है, 10 है, सब 20 से कम है, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 20,000 से ज़्यादा है, तो पूरे के पूरे 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हम करेंगे, ठीक है। हमें एग्रीगेट अमाउंट देखना है, ना कि इंडिविजुअल लोन अमाउंट। समझ में आ गया? लोन टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस, अब ये स्पेसिफाइड डिजीजेस कौन सी हैं उसका नाम आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन में होगा तो आपको बताएगा स्पेसिफाइड डिजीज, वो भी टैक्सेबल नहीं है। अब सपोज एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी में से हर महीने
कुछ ना कुछ लोन का अमाउंट डिडक्ट करवाता है, तो उस केस में इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो उस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू बी मेड ऑन बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के लास्ट में जो मंथ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे पहले आप ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और इसमें आप समझ जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देखना, मैं एग्रीगेट बेसिस पे देखना। चाहे इंडिविजुअल अमाउंट लोन के कम हो, अगर एग्रीगेट में 20,000 से ज़्यादा है तो सारे उस पर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन किया जाएगा। ठीक है, फटाफट करिए पहले इससे नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, मिस्टर राम टुक द फॉलोइंग लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। उन्होंने कुछ लोन लिए एम्प्लॉयर से, किस्त कौन से? हाउसिंग लोन लिया 6% पर एनम। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 6 लाख रुपए। अच्छा, मिस्टर राम जो है हर महीने 12,000 रुपये पे करते हैं ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। हर महीने वो अपनी सैलरी में से 12,000 रुपये पे कर देते हैं। 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग है 6 लाख, हर महीने वो 12,000 पे कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर वो हर महीने जैसे 5 अप्रैल को 12,000 पे किया उन्होंने, तो अगर 5 अप्रैल को उन्होंने 12,000 पे किए, क्योंकि उन्होंने बोला ना 5th ऑफ ईच मंथ पे करते हैं, तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब ऑन 30 अप्रैल जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा? 6 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग था, 12,000 रुपये उन्होंने 5 अप्रैल को पे कर ही दिया, और हमें देखना है बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यही देखना है ना। आप देखिए यहाँ स्पेशल पॉइंट के अंदर बताया था आपको, बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, यस और नो? तो 30 अप्रैल को, अप्रैल 18, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ऑन लास्ट डे, बेशक आप ये भी लिख लीजिए, कितना होगा? सबसे पहले आप ये निकालो 588, फिर मई 18 में फिर 12,005 में को पे किए होंगे तो 576, फिर 5 जून को पे किए होंगे तो उस महीने के लास्ट में 564, फिर 5 जुलाई को 12,000 पे किए गए होंगे तो जुलाई एंड में 5,52,000, फिर 5 अगस्त को 12,000 पे किए गए होंगे तो 31 अगस्त को 5,40,000, फिर 30 सितंबर को 5th ऑफ सितंबर को 12,000 दिए, फिर 528। सेम वे ये कहानी चलती रहेगी और आपको पता लग जाएगा हर महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। अब हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सी बात है। देखिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया 6% पे, एसबीआई का लेंडिंग रेट जो है वो भी कितना है? 10%, यस और नो? तो अगर आप देखें परक्विजिट वैल्यू वो किस तरीके से निकलेगी, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल एकदम। आपको ये समझ में आ गया मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। अब देखिए बेटा 5,88,000, यस और नो? 10% एसबीआई का रेट था, 6% पे प्रोवाइड किया, तो बेनिफिट कितने का दिया? 4% का, यस और नो? और हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है, और ये जो रेट्स होते हैं ये पर एनम के रेट होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर 4% पर एनम है तो एक महीने का कितना होगा? 5,88,000 का 4% डिवाइडेड बाय 1/12 निकालिए, ये आपका कितना आता है? दिस कम्स आउट टू बी 1960। फिर यहाँ पर सेम वे 5,76,000, 10% माइनस 6% इंटू 1/12, तो ये आपका कितना आता है? 1,920 रुपये। सेम वे 5,64,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6%, और फिर वो भी 1 मंथ। मंथली बेसिस पे हम निकाल रहे हैं इसलिए 1/12 कर रहे हैं। इस तरीके से आप सारे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, चीटिंग मत करना, खुद कंप्यूट करना। तो दिस विल बी 20,880। समझ में आया? तो मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करवा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कोई रीपेमेंट नहीं करी थी, इस क्वेश्चन में हमने रीपेमेंट करी, ठीक है? और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, अगर लोन अमाउंट 20,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं है, बट वो एग्रीगेट बेसिस पे देखना, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देखना। स्पेसिफाइड डिजीज कौन सी है उस पर ध्यान नहीं लगाना, क्वेश्चन में बताएगा। अगर लिखा है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो नॉन टैक्सेबल। और इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और ये कब होगा? व्हेन रीपेमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये तब यूज करना है जब रीपेमेंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बट अगर रीपेमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। फटाफट सारी चीजें नोट डाउन करिए फास्ट।
आइए बच्चों देखते हैं गिफ्ट की चार्जेबिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो वो भी एक तरह से परक्विसिट माना जाता है। कैश में दिया है कोई दिक्कत ही नहीं, फुली टैक्सेबल, जो भी अमाउंट पे किया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इन काइंड दिया है जिसमें वाउचर्स भी आते हैं, भाई आजकल ट्रेंड में डोमिनोज, मैकडी, बिग बाजार के वाउचर्स दे दो। तो वाउचर का अगर फेयर मार्केट वैल्यू 5000 है एग्रीगेट बेसिस पे, जो पूरे साल में वाउचर्स मिले हैं उनका सम टोटल अगर 5000 तक है तो एग्जेम्प्ट, बट अगर 5000 से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा अमाउंट, ये नहीं है कि सपोज वाउचर्स मिले 7000 के, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप सोचो टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो 7000 माइनस 5000 2000 होगा। नो, ये गलत है। जो टैक्सेबल अमाउंट होगा दैट विल बी कंप्लीट ₹7000। समझ में आया? द वर्ड इज फुली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजंस अपने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में गिफ्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये बात बड़ी क्लियर लिखी होगी कि गिफ्ट के केस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो जो आपका सैलरीज चैप्टर है उसके प्रोविजंस लगेंगे, ना कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2), जिसको आप देसी भाषा में लिखिए इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विसिट। उसके लिए प्रोविजन इनकम अंडर हेड सैलरी के ही लगेंगे, अदर सोर्सेज के नहीं लगेंगे। ये बात उस समय हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ये तो अभी जस्ट रेफरेंस के लिए लिख दिया। मेन पॉइंट आपका ये है, फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसोप या स्वेट इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। वैसे आपने ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे इनके बारे में सुना होता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है अपनी कंपनी के शेयर एट ए डिस्काउंटेड रेट एट ए कंसेशनल रेट। सपोज रिलायंस कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक इसोप की स्कीम लॉन्च करी और उस इसोप के अंदर वो होगा क्या कि हर एम्प्लॉय को कुछ नंबर ऑफ शेयर्स लेने की इजाज़त या परमिशन दी जाएगी एट ए वैल्यू लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है शेयर की 1000, ठीक है, और कंपनी ने ऑफर किया कि आप चाहें तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए कि आप कंपनी के शेयर सिर्फ 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई भी एम्प्लॉयज़ कितने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं ले सकता। ये कंपनी डिसाइड करती है कि किस एम्प्लॉय को कितने मैक्सिमम शेयर्स अंडर इसोप ऑफर किए जाएंगे। ये कंपनी की खुद की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है। ऑफर प्राइस क्या होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। समझ में ये बात? श्योर। अब देखिए, अगर 1000 रुपये का शेयर और 200 रुपये का एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए 800 रुपये का बेनिफिट है, और बेनिफिट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना दिखे, इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है ही नहीं है। तो परक्विसिट डिसाइड होगा, और कैसे डिसाइड होगा देखिए। सबसे पहले इसोप का मतलब आपको प्रोवाइड किया गया है। इन दिस कंपनी ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट कंसेशनल रेट। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? जो भी एफएमवी ऑफ शेयर है उसको हम इशू प्राइस से माइनस कर देंगे। अब मुद्दा आता है सबसे बड़ा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर किस दिन का लेना है? जिस दिन ऑप्शन दिया गया या जिस दिन ऑप्शन एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया या जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1 अगस्त को कंपनी ने ऑफर दिया, ठीक है, कि भैया आप चाहो तो मेरी कंपनी के शेयर्स इतने शेयर्स इत पाव पे ले सकते हो। एम्प्लॉय ने उस ऑफर को 31 दिसंबर को एक्सेप्ट किया, जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज किया। ऑफर क्या किया? ऑफर एक्सरसाइज किया। समझ में ही बात? श्योर, क्लियर। और जब ऑफर एक्सरसाइज किया, ये थोड़ी ना कि उसी दिन शेयर्स मिल जाएंगे। सपोज 15 फरवरी को जाकर जो है शेयर्स अलॉट हुए,
ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन के लिए लेनी है, जिस दिन कंपनी ने ऑफर किया या जिस दिन एम्प्लॉय ने उस ऑफर को एक्सरसाइज किया या जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेड इट क्लियर कि डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय एम्प्लॉय, जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, सिलेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, उस दिन आपको एफएमवी देखना है। समझ में आई बात? श्योर। अब उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए। हो सकता है कंपनी लिस्टेड हो सकता है अनलिस्टेड हो या अदर देन शेयर्स हो। भाई हो सकता है डिबेंचर्स ऑफर किए गए हों, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, आरएसई का मतलब है, आरएसई का मतलब है बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये आप बेशक लिख लो। तो अगर एक स्टॉक एक्सचेंज पर, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी एक पर है, तो फिर एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस उस दिन जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके दिन ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एवरेज है वो ले लेना है आपको एफएमवी। शेयर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एनएससी पे भी है, बीएससी पे भी है, तो फिर आपको उस स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज लेना है जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ। सपोज शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन 10,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। शेयर्स की ट्रेडिंग होना मतलब 10,000 शेयर्स बाय सेल किए गए। लेकिन एनएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन 30,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। तो हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ? एनएससी में। तो आप एनएससी का एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस देखेंगे। वैसे प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ पैसों का डिफरेंस होता है। बट सपोज उस दिन जिस दिन एक्सरसाइज किया गया वो शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ, नॉट ट्रेडेड ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, हॉलीडे थी, पब्लिक हॉलीडे थी, इमरजेंसी हॉलीडे, व्हाटसोएवर, तो आपको लेना है क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे ट्रेडेड। समझ में आई बात? और सेम वे अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे है तो जिस पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ये है लिस्टेड कंपनी के केस में। तो अगर हम समराइज करें लिस्टेड कंपनी के केस में, एक ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन का जो एवरेज है वो ले लो। एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो जिस पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मतलब जिस पे हाईएस्ट बाइंग सेलिंग हुई है, उस दिन का एवरेज लेना, एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लेके। और अगर उस दिन ट्रेड ही नहीं हुआ तो जो भी क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का जिस पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो आपको लेना है। अनलिस्टेड है तो उसके लिए मर्चेंट बैंकर से एक स्पेसिफिक डेट को जो वैल्यूएशन निकलवाई जाती है वो हमें लेनी है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रेयर कभी आएगा, क्योंकि देखिए अनलिस्टेड कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो जनरली सोप नहीं देती, जनरली लिस्टेड कंपनीज ही देती हैं। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मर्चेंट बैंकर उसका वैल्यूएशन निकालेगा, आपको इतना ध्यान रखना, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और अगर शेयर्स के अलावा कुछ है, डिबेंचर्स वगैरह हैं या बॉन्ड्स हैं, तो उसके लिए भी मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन करेगा। समझ में आई बात? आपको सिर्फ मर्चेंट बैंकर ध्यान रखना। अब फटाफट आप पहले इसको नोट डाउन करिए फास्ट, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा कि जिस दिन एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सरसाइज किया, उस दिन का हमें एफएमवी लेना है। थैंक यू। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर राम एम्प्लॉय हैं कंपनी में, उन्हें ऑप्शन गिवन दिया गया 800 शेयर खरीदने का 250 रुपये के हिसाब से 1 जुलाई को प्रीवियस ईयर में। राम ने ऑप्ट किया फॉर द ऑप्शन 15 मार्च को 500 शेयर्स का सिर्फ, ठीक है। 15 मार्च को एफएमवी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतना था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इतना था, एनएससी में हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ। तो हमें पता है जहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड होता है हमें उसका लेना होता है, और वो भी जिस दिन ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज किया। यस और नो? तो एक्सरसाइज कब किया है? ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ऑन 15 मार्च। तो हमें कायदे से फॉर द पर्पस ऑफ परक्विसिट वैल्यू हमें लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 6500 पर शेयर की, जो कि 15 मार्च को है, जिस दिन ऑप्शन को ऑप्ट किया गया। उसके बाद गिवन है कंपनी ग्रांटेड ऑप्शन ऑन 28 मार्च। कंपनी ने 28 मार्च को शेयर्स थी जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू बीएससी में इतनी थी, एनएससी में इतनी थी, हाईएस्ट वॉल्यूम बीएससी में ट्रेड हुआ। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन जो उसने दी है हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। व्हाट इज रेलिवेंट फॉर अस इज दिस। तो अब देखिए हमें कैसे निकालना है परक्विसिट वैल्यू। टैक्सेबल अमाउंट इज एफएमवी ऑफ शेयर माइनस इशू प्राइस। यस और नो? टैक्सेबल अमाउंट पर शेयर, एफएमवी कितना है उस दिन जो हमें लेना है 6500, और इशू प्राइस कितना है 250। तो
दिस इज 6250 पर शेयर, दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट। अब एम्प्लॉय ने लिए ही कितने शेयर, 500 शेयर्स लिए, चाहे उसे 800 शेयर ऑफर हुए थे बट उन्होंने लिए कितने, 500 शेयर ही मिस्टर राम ने। तो परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगी, 500 शेयर्स पे टैक्सेबल वैल्यू पर शेयर दैट इज 6250, 31,25,000। समझ में आई बात। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी स्टेटमेंट। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसे ऐसे सॉल्व किया, लेकिन आपको एग्जाम में प्रोविज़न लिख के आने पड़ेंगे। प्रोविज़न में आपको लिख के आना पड़ेगा कि भैया टैक्सेबल अमाउंट ESOP के केस में कैसे निकलता है, FMV माइनस इशू प्राइस, और टैक्सेबल जो FMV हम लेते हैं उस दिन की लेते हैं जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है। और लिस्टेड कंपनी के केस में अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है तो हमें वहाँ का एवरेज प्राइस लेना है जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। समझ में आई बात। ये प्रोविज़न आपको वर्किंग नोट में लिख के आने पड़ेंगे, तभी आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। फटाफट इसको एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं फ्री और कंसेशनल मील्स। अगर टी, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो नॉट टैक्सेबल। लंच प्रोवाइड किया जाता है लेकिन रिमोट एरियाज़ में, रिमोट एरिया मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस नहीं हैं। क्वेश्चन में बताएगा अगर रिमोट एरिया होगा तो वो भी नॉट टैक्सेबल है। लेकिन इसके अलावा अदर कोई केस है लाइक एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड की जाती हैं या फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड की जाती हैं तो ये टैक्सेबल नहीं होगा अगर मील वैल्यू इस ₹50 पर मील। ध्यान से देखिए, ₹50 पर मील। सपोज एम्प्लॉयज़ को दिन में 2 मील्स दी जाती है, मील 1, मील 2। मील 1 जो है उसकी वैल्यू जो है सपोज 45 है, मील 2 जो है उसकी वैल्यू है 75। तो 45 वाला जो मील है ये तो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन जो 75 वाला है दिस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, ये जो है आपका टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल मतलब पूरे 75 रुपीज़ जो हैं वो सैलरी में ऐड ऑन किए जाएंगे। ये आपको एग्रीगेट बेसिस पे नहीं देखना, पर मील बेसिस पे देखना है, नॉट ऑन एग्रीगेट बेसिस। समझ में आई बात, श्योर। ये आपको पर मील बेसिस पे देखना है। तो इसमें मील 2 टैक्सेबल होगी, मील 1 नॉन टैक्सेबल। और कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो होगा आपका पूरा का पूरा 75 रुपीज़। ठीक है। हाँ, अगर किसी तरह का अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सपोज 75 रुपीज़ में से अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया ऑलरेडी 30 रुपीज़, तो उस केस के अंदर फिर 45 रुपीज़ टैक्सेबल होगा। क्लियर। एल्कोहलिक बेवरेजेस, गंदी गंदी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए, फुली टैक्सेबल, कितना भी अमाउंट है। हाँ, अगर किसी तरह का अमाउंट पे किया एम्प्लॉयज़ ने तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फटाफट सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं यूज़ ऑफ मूवेबल असेट अदर देन मोटर कार। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए कोई भी मूवेबल असेट दिया है, मूवेबल असेट कैन बी कंप्यूटर, लैपटॉप और एनी अदर थिंग अदर देन मोटर कार, मोटर कार को छोड़ के उसके प्रोविजंस अलग हैं। तो देखिए, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है तो इट्स फुली एग्जेम्प्ट, क्योंकि आजकल ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा कोई असेट दिया है, अदर असेट दिया है जैसे हैंडी कैम हो गया या कुछ भी, तो हमें ये देखना है क्या वो असेट एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने खुद रेंट पे आगे ही लिया है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर का वो असेट खुद का है। अगर वो असेट एम्प्लॉयर का खुद का है तो उस केस के अंदर जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दिया है, टैक्सेबल अमाउंट होगा 10% ऑफ कॉस्ट। WDV नहीं लेना, क्या लेना है, कॉस्ट माइनस अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है। ठीक है, बट अगर एम्प्लॉयर ने खुद आगे उसे हायर पे किराए पे लिया है और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ये प्रोविज़न मोटर कार के केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसके प्रोविजंस हम अलग से पढ़ेंगे। समझ में आई बात, श्योर। फटाफट इसको एक बार बेटा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।